अपनी स्क्रीन पर दिल्ली हाईकोर्ट के इन दो मिलार्डों को देखिए। इन्होंने उन्नाव केस में हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करके आरोपी को जमानत दे दिया और अब इनके आदेशों में लिखी ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है, चौंकाने वाली है। भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये बात ब्रिटिश विधिशास्त्री सर आइवर जेनिंग्स ने सालों पहले कहा था। आज एक बार फिर से बड़े स्तर पर यह बात सिद्ध हो गई। सजा को निलंबित करके आरोपी को जमानत देने के पीछे दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने पॉक्सो अधिनियम के भीतर से जो एक माइनस पॉइंट ढूंढ निकाला, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि विधायक लोक सेवक नहीं है, यानी जनता का सेवक नहीं है? अरे मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत कह रही है। और सुनिए, अदालत ने एक ही सांस में पीड़िता के साथ हुई घटनाओं का जिक्र भी किया, उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर खतरे का जिक्र भी किया और आरोपी को जेल से बाहर निकालने का रास्ता भी खोल दिया। इतना ही नहीं, जो तर्क दिया गया है, अगर वही तर्क आगे भी चल गया तो फिर सेंगर हमेशा के लिए जेल से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि सजा पूरी हो गई। आपको लग रहा होगा कि सजा तो बहुत लंबी सुनाई गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई? तो इसी बात को जानने और समझने के लिए थोड़ी देर ध्यान से वीडियो को सुनना होगा। मामला जरा सा टेक्निकल है, अदालत ने टेक्निकल किया है, लेकिन कायदे से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक बार में ना आए तो दो बार सुन लीजिए, लेकिन समझिए जरूर कि भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग कैसे है और आखिर कैसे तारीख पे तारीख देकर, यानी मामलों में देरी करके स्वर्ग बनाया भी जाता है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धरना सेट या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ कानून की किताबें हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की उम्मीद, और इन सब के बीच में अक्सर जो चीज पिसती है वो है पीड़िता, वो है सच। और कई बार सिर्फ सच नहीं, पूरा का पूरा लोकतंत्र पिस जाता है। अब आज जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा केस तो नहीं है। ये वही उन्नाव वाला मामला है जिसने पूरे देश को हिला दिया था और जिसमें ट्रायल कोर्ट ने एक बड़े राजनीतिक चेहरे को दोषी ठहराया था। अब 24 दिसंबर 2025 को लाइव लॉ ने जो रिपोर्ट किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की बाकी उम्र जेल वाली सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया, यानी जेल से बाहर आने का रास्ता खोल दिया। अब यहां से कहानी में कानून नहीं, परिभाषा घुसती है और परिभाषा के नाम पर जो खेल होता है ना, वही खेल आज आपको समझना है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने प्राथमिक तौर पर कह दिया कि पॉक्सो के सेक्शन 5C के तहत एग्रेवेटेड अपराध बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5C में एक शर्त है, अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट द्वारा हो तब। कोर्ट का कहना है कि इस केस के लिए सेंगर को पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा विधायक रह चुके हैं, कई पार्टियों में काम कर चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये कोर्ट का कहना है। कम से कम इस स्टेज पर तो नहीं माना गया है सजा सस्पेंड करने के लिए। और अब जरा इस सवाल को ध्यान से सुनिए कि अगर विधायक जनसेवक नहीं है, लोक सेवक नहीं है, तो फिर है क्या? चुनाव के वक्त तो हर पोस्टर पर लिखा होता है जनता का सेवक। चुनाव जीतते ही गाड़े पे लाल बत्ती टपक जाती है और कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो भैया मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूं। भाई फिर जनता किसको चुनती है, जनप्रतिनिधि को या जन परिभाषा को? हाईकोर्ट ने इस बहस को कानून की टेक्निकल लाइन से पकड़ा है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा सीधे नहीं दी गई है। पॉक्सो की धारा 2(2) कहती है कि जो शब्द पॉक्सो में डिफाइंड नहीं है उनके अर्थ हमें ढूंढना है तो IPC, CRPC, JJ एक्ट और IT एक्ट से लिए जाएंगे। और फिर कोर्ट ने IPC की धारा 21 की परिभाषा देखी और कहा कि MLA उस परिभाषा में अपने आप शामिल नहीं है। इसके समर्थन में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को भी याद किया। MLA इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग वगैरह वगैरह। यहाँ एक और ट्विस्ट है। ट्रायल कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा निकालने में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी PCA की तरफ भी देखा था। हाईकोर्ट बोला भाई पॉक्सो की 2(2) में PCA का नाम है ही नहीं, तो PCA की परिभाषा यहां काम नहीं आएगी। यानी ट्रायल कोर्ट की परिभाषा यात्रा को हाईकोर्ट ने गलत दिशा बता दिया। अब आप सोचिए, ये जो परिभाषा वाला चक्कर है, इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एग्रेवेटेड 5C नहीं बनता है तो फिर सामान्य पॉक्सो वाली धारा लागू होगी, जिसमें मिनिमम सजा उस वक्त के कानून के हिसाब से 7 साल वाली आती है। और कोर्ट ने नोट किया कि सेंगर करीब 7 साल 5 महीने जेल में रह चुका है।
30 नवंबर 2025 तक। इसलिए मिनिमम के पैमाने पर देखें तो वो समय काट चुका है, इसलिए सेंटेंस सस्पेंड किया जाता है, यानी सजा निलंबित की जाती है। अब 2 लाइन में आसान भाषा में समझिए कि हुआ क्या है। दरअसल पहले जो पॉक्सो की धारा लगाई गई थी, जिसके तहत 20 साल की सजा सुनाई गई थी, अब हाई कोर्ट का कहना है कि वो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं। और जब नॉर्मल पॉक्सो लगता है तो 7 साल की सजा होगी, और 7 साल से अधिक की सजा सेंगर काट चुका है। इसका मतलब है कि अब इनको बाहर रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पर मामला तो गंभीर था, ट्रायल कोर्ट ने बाकी उम्र जेल की सजा दी थी। अब कोर्ट ने इस पर भी एक लाइन पकड़ लिया। सर्वाइवर के वकील ने कहा कि जांच कॉम्प्रोमाइज थी, सत्ता का असर था, पूरा सिस्टम दबाव में था। कोर्ट ने कहा इस स्टेज पर ये बातें सेंटेंस सस्पेंशन रोकने का कारण नहीं बन सकती। यानी पीड़िता के वकील ने सारी बात रखा, इसके बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि अभी ये सब बातें नहीं सुनी जाएंगी, फिलहाल तो सजा सस्पेंड की जाती है। खासकर जब कोर्ट प्राइमा फेसिया मान रहा है कि एग्रेवेटेड लागू नहीं है, यानी सामान्य पॉक्सो लागू होना चाहिए। और अब सबसे संवेदनशील हिस्सा, सर्वाइवर की सुरक्षा। कोर्ट ने खुद माना, इसी फैसले में माना कि ट्रायल यूपी से दिल्ली इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि सर्वाइवर वल्नरेबल थी और उसके पिता की हत्या हुई थी, और उस हत्या के लिए सेंगर को ही दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने बाकायदा इन बातों को लिखा है। यह भी दर्ज किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2019 को सीआरपीएफ कवर दिया था और 23/5/2025 को सर्वाइवर की मां और अन्य रिश्तेदारों को भी सह सुरक्षा हटा ली गई, लेकिन सर्वाइवर को सीआरपीएफ कवर अभी भी है। फिर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ थ्रेट परसेप्शन के आधार पर किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। ये मान लेना कि पुलिस और पैरामिलिट्री अपना काम नहीं करेंगी, ये लॉडेबल वर्क को अंडरमाइन करेगा। और डीसीपी को निर्देश दे दिया गया कि इनकी सुरक्षा को पर्सनली सुपरवाइज करो। अब यहां भी मामला समझिए, एक तरफ अदालत इन सारी बातों को स्वीकारती है कि खतरा है, डर है, पीड़िता और उनके लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, और दूसरी तरफ वही अदालत कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, इसके लिए सेंगर को जेल में नहीं रखा जा सकता। अब सवाल यह है कि फिर जेल में किस लिए रखा जा सकता है, और भी शर्तें लगाई गई हैं। सुनिए, 15-15 लाख के 3 जमानतदार, सर्वाइवर के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाना है, दिल्ली में ही रहना है, पासपोर्ट जमा करना है, हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाना है। अब यहाँ सवाल ये है, सीधी बात यह है कि कानून की किताब में जो परिभाषा है वो इंसाफ पर भारी क्यों पड़ती हुई दिख रही है। और दूसरी बात, अगर एक केस में सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करा के 45 दिन में ट्रायल पूरा कराने की बात करे और फिर अपील सालों तक लटकी रहे, तो ये किसकी हार है। हम यहाँ बैठ के कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, सुना भी नहीं सकते, बस सवाल है, क्योंकि अदालत ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है, यह सस्पेंशन है, फाइनल हियरिंग बाकी। मगर जनता का भरोसा फाइनल जजमेंट तक सांस रोककर बैठने वाला नहीं होता। भरोसा तो रोजमर्रा के संकेतों से बनता है, टूटता है, बिगड़ता है, और आज संकेत बहुत ही लोगों को चुभने वाले मिल रहे हैं अदालत से। अदालत ने जो किया है वो कागज पर कानूनी तर्क है, पर सवाल यह है कि कानूनी तर्क का अंतिम लक्ष्य क्या है। टेक्निकली सही होना या फिर न्यायपूर्ण होना, अंतिम लक्ष्य क्या है। क्योंकि कभी कभी सिस्टम इतना टेक्निकल हो जाता है कि सच और सुरक्षा दोनों किनारे हो जाते हैं और बीच में सिर्फ क्लॉज बनाम क्लॉज रह जाता है। पहली चीज, पॉक्सो का सेक्शन 5C ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का प्रावधान है, जिसमें कुछ खास कैटेगरी के लोग अगर अपराध करें तो सजा बढ़ जाती है। लाइव लॉ ने भी यही लिखा है कि 5 में वो परिस्थितियां आती हैं, पब्लिक सर्वेंट, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज, हॉस्पिटल, जेल स्टाफ वगैरह। तो हाई कोर्ट की पूरी धुरी एक सवाल पर टिकी है, क्या एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है या नहीं। अब सुनिए, यह बहस केवल शब्द की नहीं है, ये बहस सत्ता की है, क्योंकि एमएलए के पास इन्फ्लुएंस होता है प्रशासन में, पुलिस में, गवाह, माहौल, सब पर। लेकिन कानून में पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। और दिल्ली हाईकोर्ट के इन 2 जजों ने यही कहा है, पॉक्सो में खुद की परिभाषा नहीं तो धारा 2(2) के जरिए आईपीसी, सीआरपीसी, जेजेआईटी एक्ट से अर्थ ले लो। यहीं पर अदालत ने कह दिया कि आईपीसी 21 में एमएलए अपने आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के पुराने संदर्भों को भी याद किया कि एमएलए को आईपीसी 21 के सर्टेन क्लॉज में पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। अदालत ने आगे कहा, ट्रायल कोर्ट ने पीसीए की परिभाषा पर भरोसा किया, लेकिन पॉक्सो की 2(2) में पीसीए है ही नहीं, इसलिए पीसीए से मदद नहीं ली जा सकती। अब यहाँ एक न्याय वाला सवाल उठता है, अगर कानून की परिभाषा में एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो ये कानून की कमी है या अदालत का हाथ बंधा होना। संभव है कि अदालत कह दे कि हम कानून नहीं बना रहे, हम तो लागू कर रहे हैं, ठीक है,
लेकिन जनता पूछेगी ना, तो फिर कानून बनाने वालों को कौन पकड़ेगा, क्योंकि कानून बनाने वाले ही तो एमपी एमएलए हैं। अब दूसरी चीज, लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर को सेक्शन 5P के तहत भी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी में नहीं लिया जा सकता, कम से कम इस स्टेज पर। अब ये लाइन बहुत भारी है, क्योंकि विधायक का काम ही अथॉरिटी से जुड़ा है, पर अदालत का नजरिया क्या हो सकता है। शायद अदालत ने 5P में चाइल्ड के संदर्भ में ट्रस्ट अथॉरिटी की जो कानूनी व्याख्या होती है उसमें प्रूफ और कंटेक्स्ट को अलग तरह से देखा हो, लेकिन आम जनता तो इतना दिमाग लगाती नहीं है। अगली चीज, अपील के दौरान सजा सस्पेंड करके जमानत। कोर्ट ने लंबा चौड़ा लिखा कि 7 साल 5 महीने हो चुके हैं जेल में और अपील 2020 से पेंडिंग है। आगे फर्दर एविडेंस वाली एप्लीकेशन है तो फाइनल हियरिंग में और देरी होगी। ऐसे में उसे जेल में रखना, यानी सेंगर को जेल में रखना आर्टिकल 21 स्पीडी ट्रायल के खिलाफ होगा, यानी जीवन का अधिकार। कोर्ट ने हुसैनारा खातून जैसी मिसालें भी याद की। अब मैं यहाँ अदालत की बात नहीं काट रहा, आर्टिकल 21 आरोपी का भी है, लेकिन सवाल यह है कि सर्वाइवर का भी तो है, उसके जीवन के अधिकार का क्या होगा। अगर सर्वाइवर वल्नरेबल है, पिता की हत्या उसी केस से जुड़ी है, ट्रायल ट्रांसफर इसी वजह से हुआ, तो स्पीडी जस्टिस का दूसरा पहलू भी है, पीड़िता को भी जल्द अंतिम न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। कोर्ट खुद मान रहा है कि अपील 2020 से पेंडिंग, तो फिर सवाल उठता है कि अपील 5 साल लटकी क्यों रही। क्या अदालतों के पास समय नहीं था या प्राथमिकताएं कुछ और थीं। इसी देश में बड़े बड़े लोगों का मामला जब अदालतों में जाता है तो दनादन तारीख लग के सब कुछ फाइनल हो जाता है। हाल ही में हमने देखा बड़े सेठ यानी अंबानी सेठ के बेटे का वंतारा वाला केस, 20 दिन के भीतर याचिका जाती है, एसआईटी बनती है, एसआईटी की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट पढ़ ली जाती है और रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए आजीवन सेठ के बेटे को बचा लेता है। तो जब वहां पर इतनी तेजी से 20 दिन के भीतर इतना कुछ हो सकता है, फिर यहाँ 5 साल तक मामला क्यों लटका कर रखा गया। आखिर आम लोगों के मामले में तारीख पे तारीख क्यों चलती है। अगला मामला, कोर्ट का वो वाक्य जो बहुत लोगों को चुभ रहा है, यानी इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज था वाली दलील पर इस स्टेज पर सजा सस्पेंशन को रोका नहीं जा सकता। अब ये वाक्य कानून की भाषा में ठीक लग सकता है, क्योंकि प्राइमा फेसिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्रेवेटेड ऑफेंस की चर्चा चल रही है, लेकिन नैतिक रूप से देखें तो संदेश क्या जाता है। संदेश ये है कि भाई अगर एग्रेवेटेड नहीं बनता दिखा तो जांच चाहे जितनी संदिग्ध बताओ, अभी नहीं सुनेंगे। अगली चीज है सुरक्षा पर अदालत ने क्या कहा। अदालत मानती है कि खतरे की कोशिशें हुई हैं, यानी हमले की कोशिशें हुई हैं, सीआरपीएफ कवर है, डीसीपी सुपरवाइज करेगा, डीसीडब्ल्यू एकोमोडेशन देगा, पर साथ में अदालत कहती है थ्रेट के कारण किसी को कस्टडी में रखना तर्कसंगत नहीं है। ये मानना कि पुलिस और पार्लियामेंट्री अपना काम नहीं करेंगी, ये ठीक नहीं होगा। अब मैं यहाँ एक सीधा सवाल रखता हूँ, ये लॉडेबल वर्क यानी लाइन किताबों में सुंदर लगती है, पर जमीन पर हकीकत क्या है। क्या भारत में विटनेस प्रोटेक्शन परफेक्ट है। क्या इंटिमिडेशन नहीं होता है। क्या प्रभाव नाम की चीज अदालतों ने नहीं देखी है। आप खुद उसी आदेश में पढ़ते हैं कि ट्रायल ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि पीड़िता को खतरा था, पिता की हत्या हुई थी, तभी तो यूपी से मामला दिल्ली ट्रांसफर किया गया। तो फिर अदालत को आइडियल वर्ड एजम्पशन पर इतना भरोसा क्यों है। और अगर कोर्ट को पुलिस पर इतना ही भरोसा है तो जवाबदेही भी ले ले। डीसीपी को निर्देश देना ठीक है, पर उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर कल को पीड़िता को भी मार दिया गया, उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी जो बचे खुचे हैं उनको भी मार दिया गया, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, किसे सजा मिलेगी। पुलिस को, कोर्ट को, सरकार को, जजों को, या फिर हमेशा की तरह पीड़िता की किस्मत को। अगला मामला है, अदालत ने बेल सस्पेंशन देते वक्त कंट्रोल की शर्तें लगाई। 5 किलोमीटर दूर रहो, दिल्ली में रहो, हाजिरी लगाओ। अब सवाल यह है कि क्या ये शर्तें पर्याप्त हैं। हो सकता है अदालत कहे कानून में जो है वही तो करेंगे, पर जनता पूछेगी भाई इन्फ्लुएंस तो फोन से भी चलता है, नेटवर्क से भी चलता है। सेंगर 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, सेंगर के लोग तो जा सकते हैं। यानी सुरक्षा का असली सवाल कागजी शर्त से आगे जाता है। अब जरा टाइमलाइन को देखिए। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को यानी ट्रायल को ट्रांसफर किया यूपी से दिल्ली, सर्वाइवर की चिट्ठी पर संज्ञान लेकर, और कहा कि रोजाना सुनवाई होनी चाहिए, 45 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने सजा दी। फिर अपील और कोर्ट के ऑर्डर से साफ है कि अपील 17/1/2020 को एडमिट हुई और फिर 2025 तक हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर खड़े हैं। और अदालत खुद कहती है कि फाइनल हियरिंग की जगह अभी सस्पेंशन एप्लीकेशन इसलिए निपटा रहे हैं क्योंकि फर्दर एविडेंस वाली एप्लीकेशन आ गई है, उससे और डिले होगा यानी देरी होगी। अब सवाल सुनते जाइए, अगर
अपील 2020 से पेंडिंग है तो क्या अदालतों ने इसे प्राथमिकता दी? अगर नहीं दी तो किसे दी? और अगर स्पीडी इतना पवित्र सिद्धांत है तो फिर 5 साल तक ये सिद्धांत छुट्टी पर क्यों चला गया था? अदालत कहती है आरोपी ने 7 साल 5 महीने की सजा काट लिया है, इसलिए मिनिमम सेंटेंस का बेंचमार्क क्रॉस हो गया है। अब सवाल ये है, अगर अपील तेजी से सुनी जाती तो क्या ये बेंचमार्क वाला तर्क आज पैदा ही होता? यानी देरी ने आरोपी को कानूनी लाभ का प्लेटफॉर्म दिया, और इस देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? आरोपी नहीं, पीड़िता भी नहीं, तो फिर न्यायिक तंत्र। अदालत ने पब्लिक सर्वेंट परिभाषा से एग्रेवेटेड को पकड़ा, जहां एक बड़ा नीतिगत सवाल है, क्या पॉक्सो जैसी गंभीर कानून व्यवस्था में जनप्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए? अदालत कानून बनाती नहीं, ठीक है, लेकिन अदालतें व्याख्या करती हैं, और व्याख्या के साथ समाज को संदेश भी देती हैं। संदेश ये न जाए कि सत्ता की कुर्सी एक सुरक्षित कवच है। ये संदेश बहुत ही खतरनाक है, जो आज की तारीख में बहुत तेजी से फैल चुका है। सुरक्षा पर अदालत मानती है खतरा है, पहले से हमले की कोशिशें हो चुकी हैं, और फिर कहती है कि खतरा देखकर सामने वाले को जेल में नहीं रखा जा सकता। ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो दिख रहा है या दिखाने की कोशिश हो रही है सच वही है, या फिर गोल गोल घुमा के पूरे देश को न्याय के नाम पर टोपी पहनाने की खेल चल रहा है?